तो क्या यहाँ पर कोई शूटिंग के सिलसिले में यहाँ आए हैं या किसी तरीके का क्या आने का कारण क्या रहा? हमारा दुख तो मेरे बॉस ने बोला जरा एक झलक मार के आओ कहाँ कर सकते हैं पर। जी तो मैंने जैसे अभी कालपी का जमुना पार है और रैया का वो कच्चा रेतीला जी एरिया जी है। जी हाँ हाँ वो तो काफी रेतीला एरिया है। ऐसा लगता है कि वो हाँ। डकैती फिल्मों की ज्यादा है। बहुत जी खन्ना, जी। अजय देवगन, कादर खान, जी, जी, कसलानी, जी। बहुत सारे थे। उसके बाद फिर मैंने ट्यूनिस जी के साथ माँ तुझे सलाम की। कि अच्छा तुम खीर दूध मांगोगे तो मैं खीर तुम्हें देंगे। खीर दूंगा और कश्मीर मांगोगे तो मैं खीर। नमस्कार आदाब, मैं जावेद अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आई लव इंडिया। आज हमारे साथ हैं फिल्म इंडस्ट्री के असिस्टेंट डायरेक्टर इरशाद अली साहब, जो यहाँ बुंदेलखंड की धरती पर तशरीफ लाए हैं। आज वो हमारे यहाँ आए तो मैं उनसे काफ़ी चर्चा करूँगा फिल्मों के बारे में और यहाँ की बुंदेलखंड की परंपराओं के बारे में। इरशाद साहब, आपका हमारे YouTube चैनल आई लव इंडिया में स्वागत है। इरशाद भाई, आप बुंदेलखंड आए हुए हैं तो अमूमन ये देखा गया है कि जो बुंदेलखंड की धरती है ये रानी लक्ष्मीबाई की वजह से काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है और बहुत से फिल्मकार यहाँ पर फिल्म भी बनाने आते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी टीज जो बुंदेलखंडियों के अंदर है वो ये है कि बुंदेलखंडी की जो भाषा है और यहाँ का जो संस्कृति है, तो इस पर जो फिल्में हैं बड़े पर्दे पर बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। हालांकि जैसे भोजपुरी है, मराठियन फिल्म्स है, बहुत बनती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि फिल्म मेकर हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति को भी थोड़ी सी तरजीह दें। जावेद भाई, आपने देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड की होने के बाद उनकी काफ़ी सारी पिक्चर बनी, लेकिन लैंग्वेज बुंदेलखंडी नहीं है उसकी, जी हिंदी लैंग्वेज होती है जी। उसका रीज़न क्या है कि आपने जैसे बोला मराठी सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा, तो इनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। जी बुंदेलखंड की ऑडियंस बहुत कम है और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है पैसे लगाने वाला, बुंदेलखंड का कोई प्रोड्यूसर नहीं है। हिंदी इंडस्ट्री का जो प्रोड्यूसर होगा वो बुंदेलखंड लैंग्वेज की पिक्चर नहीं बनाएगा, क्योंकि फिल्म बनाना पहले क्या होता था, पहले बड़े फिल्मकार थे, राज कपूर साहब, राज खोसला, गुरुदत्त, तो ये लोग फिल्म बनाते थे। आज के जो प्रोड्यूसर है वो फिल्म बनाने के साथ उनको जो पैसा लगाया उनको मूवी निकालना है। बुंदेलखंडी लैंग्वेज पूरी इंडिया में नहीं बोली जाती, यहाँ से कुछ चुनिंदा ही झांसी, अपना उड़ई में भी पूरी बुंदेलखंडी नहीं बोली जाती। ये छोटा एरिया है, अगर हम उस पर पिक्चर बनाएंगे तो हमारी रिकवरी कैसे है? उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी हद तक फिल्म उद्योग को तरजीह दे रही है यहाँ पर, और ये मांग भी की जा रही है कि फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ डायरेक्टर्स, कुछ फिल्म मेकर्स यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर शूटिंग करें, तो यहाँ पर उनको छूट भी मिलेगी टैक्स में। तो क्या बुंदेलखंड की चीज़ को, बुंदेलखंड की भाषाओं को नहीं तरजीह दी जा सकती? इसका रीजन है जो हम लोग यूपी में शूट करने आते हैं, मैं काफ़ी 2-3 पिक्चर में लखनऊ और उसके आसपास शूट कर चुका हूँ। यहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जी। उनकी गवर्नमेंट यूपी में अगर आप शूट करो, उनके कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे हैं, इतने आर्टिस्ट लाने पड़ेंगे, इतने % शूट करना पड़ेगा आपको। तो वो क्या होता है, जो बड़े लोग हैं जिनकी पॉलिटिकल पहचान है उनको सब्सिडी मिल जाती है, तो वो लोग आके शूट कर लेते हैं। सब्सिडी पाने का बोलना बहुत आसान है कि छूट मिलती है, आप पैसे ले जाओ। सब्सिडी लेने के लिए एक आम अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर आएगा ना, 85 पेजेस एप्लीकेशन लगते हैं। 85 अब इतने सारे दर्जे हैं कि आदमी का दिमाग घूम जाएगा। फिर बोलेगा मैं बगैर सब्सिडी के पिक्चर बना दूँ, अगर मेरे को लोकेशन यूपी की चाहिए तो, इसलिए आदमी नहीं आता है बुंदेलखंड के। तो अभी आप आए हुए हैं और तो क्या यहाँ पर कोई शूटिंग के सिलसिले में यहाँ आए हैं या किसी तरीके का क्या आने का कारण क्या रहा आपके? हमारा 2 कारण था। हम लोग एक वेब सीरीज करने वाले हैं, उसका लोकेशन भी यूपी होगा। अच्छा। तो एक तो मेरा घर है, तो मेरे बचपन के दोस्त तो हमारे साथ पढ़े हैं भाई, ये नर्सरी से, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। एक जरा नवाजी इन्होंने हमें बुलाया, तो एक तो 1-2 साल में तो पुराने दोस्तों से मिलना हो जाता है एक तो वो, और हमें ना हमारा पिक्चर का बैकड्रॉप यूपी का कुछ बैकग्राउंड है यूपी को लेकर। तो मेरे बॉस ने बोला जरा झलक मार के आओ कहाँ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे अभी कालपी का जमुना पार है और रैया का वो
कच्चा रेतीला जी एरिया जी है। जी, हाँ हाँ, है ना? वो ये तो कच्चा काफी रेतीला एरिया है। ऐसा लगता है कि वो हाँ। डकैती फिल्मों के लिए हाँ, ज्यादा। डकैती लोग। जी जी ये आजकल क्या मैंने उधर देखा कि दूर से अगर आप देखोगे गर्मी की नजर से तो वो एकदम जैसे गुजरात का व्हाइट कच्छ दिखता है ना आपको, जी जी जी। वो लोकेशन दिखती है। अच्छा। अब यहाँ पे और एक और क्या है प्रॉब्लम जावेद भाई, कि हमारे इंडस्ट्री के बड़े हीरो हीरोइन हैं, उनके दिमाग में अभी भी थोड़ा सा यूपी को लेकर डर रहता है अच्छा। कि पहले अभी यूपी बहुत सही हो गया, लेकिन फिर भी एक डर रहता है यार यूपी में कहीं कुछ हो ना जाए। जी जी और आजकल ना फिल्म शूट करने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। जी। और एक भी जरा सा कोई आदमी ने कुछ कर दिया तो एक प्रोड्यूसर का उसको लगता है एक दिन शूटिंग का 10 लाख रुपये लगता है खर्चा। अगर एक दिन भी शूटिंग नहीं हुई ना तो उसका 10 लाख का खर्चा चल जाएगा, तो इसलिए डरते हैं आदमी। मुंबई में शूट करना और आउटडोर में शूट करना में क्या मतलब फर्क है? आउटडोर में शूट करना और मुंबई में क्या, मुंबई में अगर हम स्टूडियो में कर रहे हैं जी तो हम लोग को कोई डर नहीं है, कुछ सारी सिक्योरिटी है, बहुत आसान है, मतलब जी। घर जैसा बड़े से बड़ा हीरो भी जी। बिंदास घूमेगा। हम जब आउटडोर जाते हैं तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अभी मेरी हमारी पिछली पिक्चर थी, हम लोग गए थे पंचगनी, जी 30 दिन हमने शूट किया था पंचगनी में। लेकिन उसमें क्या होता है, फिर कलेक्टर साहब से परमिशन लो कहाँ कैमरा रखना है, जी। और किसी मान लो हमें कोई लोकेशन चाहिए, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं आप यहाँ से कैमरा मत रखो, यहाँ शूट मत करो, यहाँ ट्रैफिक लग जाएगा, तो सिर्फ परमिशन की दिक्कत आती है आदमी को। जी। अगर फिल्म वालों को परमिशन मिले और उनको सिक्योरिटी मिले तो हम लोग तो चाहते हैं हमारी पिक्चर में हमेशा नई लोकेशन हो, जी। जिससे प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ती है Production और लोगों value को बढ़ती अच्छा है। लगता है, टूरिस्ट एरिया बनता है टूरिस्ट देखो। एरिया बनता है। और जो हम लोग की फिल्म वालों की निगाह होती है ना, जो आपका खंडर भी है ना, जो जहाँ आप जाना नहीं चाहोगे कभी, एक फिल्म वाला शूट करके जब आ जाएगा ना तो वो आपका टूरिस्ट एरिया बन जाएगा। तो इरशाद भाई, अभी तक कितनी फिल्मों में आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं? जावेद भाई मैं असिस्टेंट मैंने बहुत पिक्चरें की हैं। जी। मेरा स्टार्ट हुआ था अनीस वजनी के साथ हलचल, अच्छा, अनिल बजमी साहब इसमें- बेहतरीन राइटर हैं, बहुत ही अच्छा जिसमें लिखते हैं, काजोल, डायरेक्टर भी। विनोद जी। खन्ना, जी, जी। अजय देवगन, कादर खान, जी, जी, असरानी, जी। बहुत सारे थे। उसके बाद फिर मैं जुड़ा टीनू वर्मा के साथ। जी जी तो टीनू वर्मा के साथ मैंने बहुत काम किया, वो मेरे गुरु हैं वो। अच्छा। मैंने जो भी सीखा उनसे ही सीखा। उनके साथ हमने पहली पिक्चर की बजरंग, बजरंग, हाँ, जो पिक्चर 12 आई थी। रील बनी थी फिर जी। बंद हो गई। अच्छा अच्छा। उसमें सनी देओल हीरो थे, करिश्मा कपूर हीरोइन थी और डैनी साहब विलेन थे। अच्छा। जो आजकल जो क्रिश वगैरह का आप देख रहे हो जलवा, जी जी जी। तो हम लोग हमारे राइटर में उस टाइम पे हनुमान जी को, एक आम आदमी में हनुमान की ताकत आ जाएगी तो वो कैसा होगा, जी जी। जो हम आज सुपरमैन में देखते हैं, जी, जी, जी। वो बनाए। तो वो कुछ ऐसा हुआ, प्रोड्यूसर हमारा इंतकाल कर गया तो पिक्चर बंद हो गई। अच्छा उसके बाद फिर मैंने टीनू जी के साथ माँ तुझे सलाम की, जो काफी फेमस पिक्चर है। अच्छा, माँ तुझे सलाम से मुझे याद आया कि उसका एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग था, हाँ। कि तुम खीर दूध दूध मांगोगे तो मैं खीर तुम्हें देंगे। खीर दूंगा, और कश्मीर कश्मीर मांगो तो मांगोगे मैं चीर दूंगा। ये मैंने शायद सुना था कि ये आप ही के द्वारा नहीं, नहीं, हमारे द्वारा नहीं था। जी। ये इंडस्ट्री के बहुत फेमस राइटर थे के सिंह। अच्छा, के सिंह का नाम इंडस्ट्री में इतना बड़ा है कि उन्होंने इंडस्ट्री में पहली बार हिंदी में पिक्चर लिखी थी, जी राम तेरी गंगा मैली, जी प्रेम रोग, जी राम तेरी। राज कपूर की ज्यादातर पिक्चर है के सिंह ने लिखी है। जी। और के सिंह ने, और फिर उसके बाद ये तिरंगा, वीर गति और नाना पाटेकर की जितनी पिक्चर है ना, जी। ये सब वो के सिंह राइटर थे। हाँ, तो वो डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ उन्होंने था। फिर एक लिखा था और- वीर गति, डायलॉग जी। बहुत अच्छे थे। हाँ, तो वो उन्होंने लिखा था। क्योंकि कश्मीर समस्या पर उस टाइम वो इशू था जी, कश्मीर का, बहुत कश्मीर बड़ा। इश्यू था, तो वो डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ था, और बच्चे बच्चे की जुबान पर वो डायलॉग था। जावेद भाई हम आपको बताते हो इस डायलॉग की कितना अच्छा था वो डायलॉग। हम लोग उसी फिल्म की डबिंग कर रहे थे ऑडियंस सुभाष जी के स्टूडियो में। जी तो सनी साहब को डबिंग करने के लिए आना था। तो इत्तेफाक की बात है, शाहरुख खान को कहीं बाहर जाना था, आउट ऑफ इंडिया, तो उसका कोई पिक्चर था, उसका डबिंग बाकी था। जी तो वो आया हमारे साथ स्टूडियो में, हम लोग तो सब ऐसे आमने सामने बैठा था। तो उसने पूछा हमसे, हम लोगों से, तो भाई किसकी डबिंग चल रही है? हमें बोला सर सनी साहब आने वाले हैं। बोले यार मेरे को, हम लोग को बोला, प्रोडक्शन वाले को, हम 2 लोग थे, बोले यार मेरे को बाहर जाना है, हमारा एक पिक्चर का 2-3 डायलॉग लगेगा, हमें वो डायलॉग तुम डब बने दो, अगर सनी साहब आएंगे तो मैं चला जाऊँगा। उस वक्त उस आदमी ने
हम लोग को बोला टीनू को फोन लगाओ, मेरे बहुत टीनू वर्मा को, मुझे उसको तारीफ करना है। तेरा डायलॉग जो प्रोमो में चल रहा है, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर को चीर देंगे, मेरे को बहुत पसंद आया। टीनू को बोलना तेरे साथ काम करना है। नहीं, वापस डायलॉग इतना अच्छा था कि शाहरुख खान ने बहुत तारीफ शाहरुख की। साहब ने किया तो उनका बड़कपन है, लेकिन हर भारतीय की आत्मा से जुड़ा हुआ है वो, है ना, क्योंकि कश्मीर जो है वो हमारा अभिन्न अंग है, बिल्कुल, है ना। हाँ। और हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा हो या नागरिक हो, वो कश्मीर को ये जानता है कि वो मेरी कश्मीर है हमारी, ना। बिल्कुल सही। तो ये डायलॉग बहुत ही अच्छा है। के सिंह ने लिखा था, इसलिए बहुत जी। अच्छा हो गया। जी। और क्या होता है चीजें, वो वक्त जो होते हैं ना हालात, उस टाइम पे कश्मीर का और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला भी चल रहा था। जी 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 तो कश्मीर लोगों के दिल से जुड़ा हुआ था बहुत जी ज्यादा। जी। तो एक जब चीज जुड़ी हुई होती है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा इरशाद साहब, जैसे फिल्म जब बनती थी तो उसकी जो राइटिंग की जाती थी, तो समाज के मूलभूत ढांचे को देखकर, मूलभूत समस्याओं को देखकर, जो समाज में चल रहा है उस पर राइटिंग की जाती थी। आज राजनीति का पैटर्न बदला है, लोगों के सोचने समझने का तरीका भी बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मूवी भी आ रही हैं जिसका स्टोरी बेस्ड बिल्कुल काल्पनिक तौर पर होता है, और वो कैसे समाज के सामने रखा जाए। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि मेकर्स जो फिल्म बना रहे हैं वो एक ऐसी दौड़ में लग गए हैं जिसका फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से कोई वजूद नहीं होगा। जावेद साहब, हर चीज का एक दौर होता है। जी एक वक्त था कि सिनेमा लोगों के लिए एक पैशन था। जी 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 हम कहीं भी जाते थे ना, जी पहले आप किसी की शादी में जाओ, किसी के यहाँ जी। कहीं भी हम जाते थे ना, जी तो सिनेमा देखना एक त्योहार के जैसा था। जी आपके तो घर के बाजू में टाकीज है, जी। आपने बचपन में उस टाइम का जुनून देखा होगा लोगों को सिनेमा का, जी, जी, जी। कि कितना जुनून था। मैं खुद है ना? फिल्में देखने के लिए बहुत उत्सुक रहता तो था। रहता था हम, और हमने भी बचपन में कपड़े फट गए टिकट लेने का जुनून रहता था। जी जी तो आप कहीं शादी में जाओ, कहीं भी जाओ, तो जब आप किसी के यहाँ पहुँचते थे तो लोग बोलते थे भाई ठीक है, आप अभी चटम खाना खा लो, उसके बाद सिनेमा देखने चलेंगे। सिनेमा देखने तो वे सिनेमा देखना एक त्योहार का था। आज आपके हाथ में मोबाइल है, जी आपको सामाजिक मुद्दे जो भी कुछ चाहिए एक क्लिक पे मिलते हैं आपको। जी हम अगर आज के टाइम पे सामाजिक और ये ऐसी पिक्चर बनाएंगे ना, तो ऑडियंस हमारी आना थिएटर के अंदर ही नहीं आ रही है आजकल। तो क्या होगा, ऑडियंस के लिए सिनेमा पहले सस्ता था, आज बहुत महंगा है। तो इसलिए ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर हैं वो बोलते हैं भाई हमें समाज सेवा नहीं करना है, हमारा जो पैसा लगा तुम प्रोपागेंडा बनाओ, तुम चाहे हिंदू मुस्लिम करो, चाहे कुछ भी करो, जो ऑडियंस आ रही है। तो आज के टाइम पे कुल ऑडियंस, मिला के ये है कि उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें पैसा उन्हें कमाना समाज है। से, देश से, उससे कोई मतलब किसी नहीं को है। कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम फिल्मकार के ऊपर आप दो तीन डाल सकते हैं। जी हम पैसा लगा रहे हैं, हम वैसी चीज में प्रोडक्ट पे पैसा लगाएंगे जिसमें हमारा पैसा वापस आ जाए। ऑडियंस अगर हमें नकार दे, जो प्रोपेगेंडा पिक्चर बन रही है हिंदू मुस्लिम पे, ऑडियंस नकार दे, उनको नहीं देखे, हमसे नहीं बनाएंगे वो लोग की पिक्चर। वो भी आ जाएंगे भाई क्राइम पे आ जाओ, कुल मिला के स्टोरी पे आ जाओ, सामाजिक बनाओ। ये मतलब हुआ कि वो समाज की नब्ज को समझ रहे हैं। हाँ, इंडस्ट्री में जी, चलती जी। है भेड़ चाल। जी जी आज अगर जो चल रहा है, जो प्रोपेगेंडा पिक्चरें चल रही है, आज अगर मान लो कोई आदमी हिम्मत करके एक लव स्टोरी बना दे, हिट हो जाए, आप अगले 5-6 महीने के सामने देखोगे हर आदमी लव स्टोरी बनाने लगेगा। और ये ट्रेंड चला भी है। हाँ, ये इंडस्ट्री का रिकॉर्ड है। हाँ ये ट्रेंड चला भी है। पहले आप देखो, पहले डाकू की पिक्चर बनती डाकू थी, बनी, खत्म हो फिर गए, देशभक्ति पे बनी, देशभक्ति बनी, फिर बच्चन साहब का जमाना जमाना आया, आया। फिर शाहरुख खान का रोमांटिक जमाना जी, आया, जी, जी। सबके फिर सलमान का जमाना आया, सबके जमाने आते गए। अब सिनेमा एक ऐसी चीज है जो सब जमाने आएंगे, सब चलता रहेगा, लेकिन उसकी जो मूड है जी फिल्मकार, वो हमेशा रहेगी। क्योंकि आज भी आप देखो, अगर आज के जमाने में आप देखो, आप गाने सुनते हो, जी नया गाना आप सुनते हो, आपको याद नहीं रहता। जी जी अभी मैं आपको बोलूँ यार जावेद साहब मुकद्दर सिकंदर गाना सुनाओ, तो आप 6 के 6 गाने सुना दोगे। हाँ सुना देंगे। हाँ तो चीजें सिनेमा है। नहीं, गाने की जो गीतकार थे वो अपनी रूह से निकले हुए अल्फाजों को पिरो के कलम गीत को बनाते थे। सही है। और आज क्या है कि जो गीत दिमाग में आया वो लिख दिया और वो चलने लगा। उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये है कि पहले हम गाना सुनते थे जी जी टेप रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड जी, पे, जी, वीडियो जी। में। आज हम गाना देखते हैं मोबाइल में। देखते हैं यार, सही है, ये भी है। जब आप कोई चीज को देखते हो तब आप रूह से नहीं देखते, आप आंखों से देखते हो, आंखों से उससे दिमाग से। देखते और जब आप कोई चीज को सुनते हो रूह से, तो फिर आप आंखें बंद कर लेते हो। और अब वो
गीतकार भी नहीं है, ये मजरूर सुल्तानपुरी जैसे लोग नहीं है, और भी बड़े बड़े जो राइटर्स हुए हैं हमारे फेवरेट, जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, आनंद बख्शी साहब, मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। उनके प्रत्येक गाने को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सुनता हूँ, और उनके जो लिखने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। कहने के राइटर जो थे ना, आनंद बख्शी साहब के बहुत अच्छे। मेरे फेवरेट साहिल लुधियानवी हैं। हाँ, साहिल साहब भी। उनका एक गाना आज के टाइम पे मेरे हिसाब से कोई नहीं लिख सकता, कि वो आदमी अपने आप को गाना लिख रहा है और क्या कह रहा है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। अब आज के टाइम पे कोई अगर ऐसा लिखेगा तो वो अपने आप को बोलेगा नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं मुझसे अच्छा कोई नहीं है। आजकल लिखते हैं आई एम द बेस्ट, वो कह रहा मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो वो आदमी को अच्छा लगता था मेरे लिए। तो आज समय भी बच्चे भी आजकल टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज अगर हम ऐसा सिनेमा दिखाएंगे ना कि इमोशन, इंडस्ट्री में देखो पहले में एक माँ होती थी, बहन होती थी, माँ बहन गायब हो गई। क्यों? कि हम हिंदी सिनेमा वालों को एक और प्रॉब्लम क्या हो गई, हम लॉजिक पे भागने लगे लोग कि नहीं यार ये चीज कैसे हो सकती है। आज साउथ का सिनेमा अभी भी चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो लॉजिक पे नहीं भाग रहे, वो अभी भी गांव की स्टोरी बना रहे हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनके आदर्श हैं, तो उस पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हिंदी वाले हमेशा अपने आप को हॉलीवुड से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह रहती है कि कहीं ना कहीं वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप भी हो जाती हैं उनकी ज्यादातर। हिंदी वाले लॉजिक और टेक्निक पे ज्यादा जा रहे हैं ना। जी। और सिनेमा क्या, राज कपूर, यज्जी वगैरह जितने भी बड़े लोग हैं, उनके सिनेमा का भी दिमाग से नहीं बनता, सिनेमा हमेशा यहाँ से बनता है। तो जब आदमी यहाँ से बनाएगा तो फिर वो पैसे की बर्बादी करेगा वो, और जो यहाँ से बनाएगा वो पहले सोचेगा यार इतने लगा रहा हूँ, इतने आएंगे तो ठीक है। और सिनेमा स्टार्ट से जुआ रहा है। अगर आपने कोई फिल्म बनाई है, अगर वो चल गई तो आपको आपकी 2 करोड़ 4 करोड़ की पिक्चर भी 100 करोड़ कमा सकती है। और नहीं चली तो आपको छोड़नी। बिल्कुल सही कहा आपने यशराज साहब, और आप हमारे बीच में आए, हमसे बात की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसा कि देखा कि हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर साहब इरशाद अली साहब आए, और मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी फिल्म मेकर है, क्योंकि यह हमारी ज़मीन है बुंदेलखंड, और हमारा यहाँ से जुड़ा हुई है, और हम ये कोशिश भी करेंगे कि बुंदेलखंड की जो परंपराएं हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, और हमारी जो भाषा शैली है, उसको अगर थोड़ा सा और प्रमोट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग अपनी राय जरूर दें, कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।